नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश के बारे में बताऊंगा। यह साजिश आईएसआई की है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। पाकिस्तान इस बार पंजाब में गड़बड़ी फैलाने का षड्यंत्र रच रहा है। मेरे पास पूरी जानकारी है कि आईएसआई ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस बार किस किस को मोहरा बनाया है। कैसे वो आतंकवादी पाकिस्तान की शय पर, चीन के पैसे पर भारत को बांटने की साजिश रच रहा है। इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे लोगों के मन में जहर भरने की कोशिश की जा रही है, इसकी एक डिटेल मेरे पास में है। पिछले कई दिन से मेरे पास बार बार अननोन नंबर से फोन आए, कभी अमेरिका के नंबर से, कभी कनाडा के नंबर से, तो कभी बेल्जियम से। जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला ऐसे फोन और भी कई एडिटर्स को, एंकर्स को, जाने माने वकीलों को, राइटर्स को, ओपिनियन मेकर्स को ऐसे ही डराने वाले फोन आए हैं। किसी फोन पर मिशिगन की लोकेशन थी, तो किसी पर ओक्लाहोमा की, तो किसी पर जॉर्जिया। जिसने भी फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड मैसेज प्ले हुआ। मैसेज में आवाज आती है कि खालिस्तान पर 2020 का रेफरेंडम होने वाला है। यह भड़काने वाला मैसेज देने वाला दावा करता है कि वो सिख फॉर जस्टिस से बोल रहा है, और फिर कहता है कि 19 जुलाई को गुरुद्वारे में इसके लिए अरदास करनी है, खालिस्तान बनाना है। फोन करने वाले का इरादा समझा जा सकता है। वो पंजाब को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंकना चाहता है, खालिस्तान के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता है। और वो कोई अकेला नहीं है, ये बड़ा ग्रुप है। बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से सुबह से शाम तक हमारे देश में हजारों लोगों को ऐसे कॉल्स मिले। मेरी सारे हरियाणा विच वसदे सिख भरावां नूं बेनती है कि जुलाई 11 नूं गुरुद्वारा पातशाही 6वीं क्षेत्रा दे विच दास करो अपनियां रजिस्ट्रो आप नूं भारत दे कर्जे चों आजाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरियाणा और पंजाब में ऐसे फोन कॉल्स को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तो ऐसे फोन कॉल्स के बाद एक गुरुद्वारे में लोगों की मीटिंग बुलानी पड़ी। असल में कहा गया था एक गुरुद्वारे से सिख फॉर जस्टिस का ऑडियो वीडियो मैसेज वायरल किया जा रहा है। इसी को लेकर लोगों को समझाया गया। गुरुद्वारे की तरफ से भी सफाई दी गई। लोगों से भड़काऊ मैसेजेस की झांसे में न आने की अपील करनी पड़ी। जिवें कि सानू प्रशासन वालों ये जानकारी दी गई, जिसने भी प्रशासन को ये जानकारी दी कि कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे में सिख फॉर जस्टिस वालों का प्रोग्राम रखा गया है, ये सिर्फ एक अफवाह है। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं रखा गया। लोगों से विनती है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस प्रोग्राम का गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं है, ना ही प्रबंधन कमेटी का है। हमारा सिख फॉर जस्टिस से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि ये साजिश की शुरुआत है। फोन आना, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सा आतंकवादी संगठन है, उसे कौन पनाह दे रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है। हमारे रिपोर्टर से जब पूरे मामले की जांच की तो सारी बात शीशे की तरह साफ हो गई। इस रेफरेंडम के खेल में, इस खालिस्तान की आवाज के पीछे पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है, पूरी तरह चीन के दया कर्म पर है, कर्ज के पैसे से सांस ले रहा है। वो पाकिस्तान और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी एक बार फिर खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने में जुट गई है। और इस बार उसने फिर से अपने 2 आतंकवादियों को आगे कर दिया है। एक का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है। यह अमेरिका में रहकर सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था का लीगल काउंसिल बना हुआ है। इसने आईएसआई के कहने पर एक बार फिर से सिखों को प्रोवोक करने की मुहिम चलाई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह कहा कि अब पंजाब को हक दिलाने का वक्त आ गया है। इसने 19 जुलाई को खालिस्तान के रेफरेंडम की कॉल दी है। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और बंगला साहब में जनमत संग्रह के लिए अरदास की बात कहता है। दूसरा आतंकवादी जो इस गेम का मोहरा है, पाकिस्तान में है, नाम है गोपाल चावला। गोपाल चावला पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी है। उसने भी एक वीडियो जारी करके
पन्नू के सपोर्ट का ऐलान किया। कौम दे बहुत ज्यादा शऊर पैदा हो रहा है और साडे दुश्मन आरएसएस रा शिव सेना मोदी तक सन हुण नजर आने लग पे साडे नौजवानों दे विच बहुत बड़ा जोश पाया जा रहा है। मैनू बड़ा दुख होया कि उस ट्वीट दे विच उन्हें बकवास की है कि जे गुरपतवंत सिंह पन्नू और उनकी सारी टीम आईएसआई के एजेंडे पे काम कर रही है। इसकी बातों में इतना जहर है, इसकी बातें इतनी बकवास है कि पूरी सुनाने लायक भी नहीं है। इसने कहा जो भी पन्नू के रास्ते में आएगा उसे अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। इस आतंकवादी ने देश के तमाम सिख लीडर्स को धमकी दी। अपने इस वीडियो मैसेज में गोपाल चावला कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस, आरएडब्ल्यू यानी रॉ ये हमारे दुश्मन हैं और हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करने के लिए आज सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरे। असल में सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत पन्नू ये वही लाइन है, वही प्रोपेगेंडा है जिसके सिर्फ पाकिस्तान में लिखी जाती है। पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी सारी हरकतों के लिए चीन की बैकिंग है। आज होम मिनिस्ट्री ने भी कहा कि हमारे देश में सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई हैं। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के कहने पर यह बैंड सिख संगठन प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इंटरनेशनल कॉल के रिकॉर्डेड मैसेज भेजकर दुष्प्रचार की कोशिश कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने बताया ये फोन कॉल्स खासकर ओपिनियन मेकर समझे जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर किए गए। कई लॉयर्स को, जर्नलिस्ट्स को, कॉलमिस्ट्स को, एडिटर्स को भी ऐसे फोन कॉल्स आए हैं। होम मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि एसएफजे के सरगना को सरकार पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है। यह उसी लिस्ट में है जिसमें दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे दहशतगर्दों का नाम है। क्योंकि फोन अलग अलग नंबर से आ रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट से आ रहे हैं, इसलिए सबको एक साथ ब्लॉक करना तो मुश्किल है। लेकिन जरूरत पड़ी तो इस मामले में अमेरिका से भी संपर्क किया जाएगा, मदद ली जाएगी। हालांकि आज होम मिनिस्टर ने कहा कि मैसेज रिकॉर्डेड है, इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से कोई डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं है। इधर दिल्ली में भी पन्नू के खिलाफ कुछ सिख संगठनों ने पाकिस्तान एम्बेसी को घेरने के लिए मार्च निकाला। इस मार्च को मनजीत सिंह जीके ने लीड किया। मनजीत सिंह ने कहा कि गुरपतवंत पन्नू आईएसआई के हाथों की कठपुतली है। इस एजेंडे को चलाने के लिए पाकिस्तान और चीन ने उसे फंडिंग की है। वो सिखों के लिए राज की बात कर रहा है और अपने सिर पे उस तरह फेरा हुआ है, अपने मुंह पे उस तरह फेरा हुआ है। जो उसके हाथ में है कि वो खुद सिख बने, वो तो वो बना नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं जो खुद सिख नहीं बन सका वो हमारे को राज की बात करता है। तू पैसे ले रहा है चीन से, तू पैसे ले रहा है पाकिस्तान से, आईएसआई से, और सिखों के कत्लेआम को करवाने के लिए तू यहाँ पे ये सारा कुछ कर रहा है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं, नखेदी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा कत्लेआम कराने की बात ये आईएसआई के कहने पे और चीन के कहने पे दोबारा गुरपतवंत पन्नू करना चाहता है। मनजीत सिंह जीके ने कहा कि गुरपतवंत पन्नू आईएसआई के इशारे पर दोबारा हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम करवाना चाहता है, लेकिन उसका यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। मांगता खालिस्तान आए ना हिंदुस्तान, यहाँ पे आके मांगो। यहाँ पे सिमरनजीत सिंह मान है, अमृतसर अकाली दल, वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे दल खालसा है, वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, राइट है, मांगे, अपनी बात करें। लेकिन बाहर बैठ के जो एजेंडा तुम चलाना चाहते हो, तुम हिंदुस्तान के अंदर दोबारा से सिखों का कत्लेआम करना चाहते हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कहते हो कि लद्दाख जो है वो चीन का हिस्सा है। लद्दाख, कारगिल, गिलगिट महाराजा रंजीत सिंह ने जीते थे, ये सिख राज का हिस्सा है। मैं समझता हूँ तो अपने पैसे बटोरने के लिए ये सारा काम कर रहे हो। मेरा सवाल है गुरपतवंत पन्नू से, मुझे बताए हजारों यहाँ पे 84 की विडोज बैठी है, कितनों को पेंशन दी? जो लोग जेलों में बैठे हैं कितने वकील दिए, उनके घरों में क्या पैसे दिए? तूने पैसे लेके अपनी जेबें भरी हैं और तू बात करता ह्यूमन राइट्स की। आई थिंक first you should learn what human rights are. We know very well what human rights are and we will not allow your agenda to go through. असल में दिल्ली में जो रिकॉर्डेड मैसेजेस आए उनमें गुरपतवंत सिंह पन्नू ने
दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का भी नाम लिया और इसके बारे में आज मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सफाई आई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चीफ मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पूरा सिख समाज ऐसे किसी रेफरेंडम को सपोर्ट नहीं करता, इस रेफरेंडम को, इस मांग को सिरे से खारिज करता है। हमारा किसी भी ऐसे रेफरेंडम के साथ वास्ता नहीं है। हमारी भावना दिल्ली के सिखों की भावना है और दिल्ली के सिखों की भावना बिल्कुल ऐसी कतई नहीं हो सकती कोई ऐसा रेफरेंडम हो या कोई ऐसी मूवमेंट के साथ हमारा वास्ता हो। ऐसा हमारा किसी मूवमेंट के साथ नहीं। ऐसी जो रेफरेंडम की बात की जा रही है, इसके साथ जुड़ी कोई ऐसी मूवमेंट, हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। हमारी पार्टी का भी बड़ा क्लियर स्टैंड है कि कोई भी ऐसी मूवमेंट और कोई भी ऐसा रेफरेंडम के साथ हम नहीं हैं। इसलिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपना रेजोल्यूशन भी पास किया है। वी स्ट्रांगली कंडेम, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स के अंदर हम इसको कंडेम करते हैं, ऐसी किसी भी मूवमेंट को और ऐसी किसी भी घटना को। और खास तौर पर जो हमारा नाम इस्तेमाल किया गया दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल्स में कंडेम करते हैं। तो दिल्ली की बात तो बिल्कुल साफ हो गई, लेकिन सबसे अच्छी बात कही पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उन्होंने पन्नू को ओपन चैलेंज दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पन्नू में हिम्मत है तो जरा हिंदुस्तान आकर दिखाए। एक पन्नू है, एक ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 10 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਤਵਾਦ ਇੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 35,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੰਨੂ ਉਦੋਂ? ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 1700 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਊਗਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਐਸ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। इस किस्म के बंदे ने। अमरिंदर सिंह पुराने खिलाड़ी हैं, वो पन्नू को भी जानते हैं और गोपाल चावला को भी जानते हैं। और उन्होंने बड़े साफ साफ कहा, पाकिस्तान के कहने पर पन्नू पंजाब में आतंक के सामान की सप्लाई करवाता है। इस दहशतगर्द की वजह से पंजाब में हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार अलर्ट है। आतंकवादियों की पंजाब का अमन चैन करने की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके का ये है बंदा, सिर्फ यही नहीं कि ये बयान दिंदा है, ये अतवाद दे विच इहदा हिस्सा है। असी कई लोग फड़े ने जिन्हों इन्हें ग्रेनेड भेजे ने, इन्हों हथियार भेजे ने। ये खुल्लम खुल्ला हुण अतवाद दे विच पिया होया। तो इनू असी आप ही अपने तरीके नाल सामांगे जदों समय आऊ। असी इंटरनेशनली भी इस गल नूं लवांगे। इस किस्म दी गल्लां जदों करदा है और थोड़े सोशल मीडिया ते आउंदे, बिल्कुल ना मन्नो। ये सब बदमाशी का घर है। जिथे ताई पंजाब है, पंजाब दे विच हालात ठीक ने। कोई यही जी अतवादी का गल कदे कदे आ जाते हैं, पाकिस्तान तो हथियार आ जाते हैं, सारे फड़ लैने। कोई यही गल नहीं असी होण देनी। देखो आपां नूं चाहीदी है शांति पंजाब 'च। शांति क्यों? क्योंकि ये साडा घर है। 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पन्नू और गोपाल चावला वो आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान पालता पोसता है। ये पाकिस्तान के गुण गाते हैं, ये चीन की तारीफ करते हैं और सिर्फ रिकॉर्डेड मैसेज नहीं भेजते, पंजाब में हथियार भी भेजते हैं, आतंकवादी भी भेजते हैं। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और पंजाब में मारकाट मचाना चाहते हैं, वहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब की पुलिस ने उनकी हर साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली में होम मिनिस्ट्री अलर्ट है। आज दिल्ली पुलिस के पास भी एक शिकायत भेजी गई है और मुझे पता चला कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश शुरू कर दी है जो यहाँ रहकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पन्नू और गोपाल चावला जैसे दहशतगर्दों को सिख समाज अच्छी तरह पहचानता है। उनके इरादे क्या हैं, ये हमारे सिख भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। सबको पता है इनकी मंशा खून खराबा फैलाने की है, इसलिए सिख समाज ने इन्हें बार बार करारा जवाब दिया है, आज भी दिया। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है और दूसरों को भी
अलर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार साजिशें करता है, ज्यादातर नाकामयाब होता है। आज एक और साजिश पाकिस्तान की बेनकाब हुई। पाकिस्तान ने दावा किया था कि वो कुलभूषण जाधव को अनट्रेडिशनल काउंसलर एक्सेस देगा, लेकिन इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के अफसरों ने इस मीटिंग की जो रिपोर्ट भेजी है उसने पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा किया है। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का जो वादा किया था, जिन जिन प्रोटोकॉल को फॉलो करने का आश्वासन दिया था, वो सब गलत था। पाकिस्तान ने सिर्फ नाम के लिए काउंसलर एक्सेस दिया। हमारे अफसरों की पूरी बातचीत को पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किया। मीटिंग वाली जगह पर कैमरे लगाए हुए थे, मीटिंग की सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही थी और कुलभूषण जाधव के पास पाकिस्तान के अधिकारी भी मौजूद थे जो उन्हें डराने के मकसद से वहां भेजे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे अफसरों ने पाकिस्तान के अफसरों के मौके पर मौजूद होने का विरोध किया, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि काउंसलर एक्सेस को लेकर पाकिस्तान ने जो माहौल और जो अरेंजमेंट किए थे वो ठीक नहीं थे। काउंसिल अफसरों को कुलभूषण जाधव से खुलकर बात नहीं करने दी गई और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को हमारे अफसरों की तरफ से उनके लीगल राइट्स तक नहीं बताने दिए और ना ही लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए उनकी लिखित मंजूरी लेने दी गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव काफी स्ट्रेस में लग रहे थे, वो परेशान दिख रहे थे। इन सारे हालात को देखते हुए हमारे अफसर इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान ने मीटिंग का सिर्फ दिखावा किया, इसलिए हमारे अफसर विरोध दर्ज कराकर वहां से निकल गए। मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान में भारत के डिप्लोमेट गौरव अहलूवालिया और फर्स्ट सेक्रेटरी शेरुंग जेलियांग ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात की थी। अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको दुख होगा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से आई हैं। पुलिस और प्रशासन में बैठे लोग कितने निर्दयी हो सकते हैं, क्रूर हो सकते हैं, इनसेंसिटिव हो सकते हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर समझ आ जाएगा। गुना के जगतपुर चक इलाके में दलित किसान राजकुमार अहिरवार ने किराए पर जमीन ली थी। कर्ज लेकर जमीन पर गेहूं, चना, सोयाबीन और मक्का लगाया था, लेकिन मंगलवार को गुना प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ उनके खेत पर पहुंच गया। अफसरों ने किसान राजकुमार अहिरवार को बताया कि जिस जमीन पर वो खेती कर रहा है वो सरकारी जमीन है और उसने जमीन पर कब्जा कर रखा है। अफसरों ने गरीब किसान परिवार से जमीन खाली करने को कहा। गरीब किसान का परिवार अफसरों के इस फरमान से हक्का बक्का रह गया। परिवार ने जमीन किराए पर तो ली थी, जमीन को जोतने, बीज और बुवाई के लिए 1.5 लाख रुपए भी उधार लिए थे। परिवार ने अफसरों से हाथ जोड़े, अपनी गरीबी का हवाला दिया, बताया कि सारी कमाई इस खेती में लगा दी है, कुछ दिन रुक जाइए, लेकिन अफसरों का दिल नहीं देखा। अफसरों ने किसान की खड़ी फसल पर जेसीबी मशीन चलाने का ऑर्डर दे दिया। किसान का परिवार रोता रहा, बिलखता रहा, कहता रहा कि हमें अपनी फसल काट लेने दो, उसके बाद आप जमीन ले लेना। उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस वालों ने किसान और उसके परिवार की पिटाई शुरू कर दी। किसान और उसके परिवार को लाठियों से पीटा गया और आखिर में कर्ज के बोझ से दबे किसान और उसकी वाइफ ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। पुलिस वालों ने इसे नाटक बताया। दलित किसान पर लाठी बरसाने का जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की गई और घटना के 24 घंटे बाद बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में ट्वीट किया। सिंधिया इसी इलाके के हैं, वो यहाँ के लोगों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि गुना की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है और दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सिंधिया के ट्वीट के करीब 1 घंटे बाद शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर और एसपी को हटाने के आदेश दे दिए। इसके अलावा इस घटना में शामिल 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। घटना की जांच एसडीएम को सौंप दी गई। इंडिया टीवी के संवाददाता अनुराग अमिताभ ने गुना से एक रिपोर्ट भेजी है जो आपको बताएगी ये मामला कितना गंभीर
और कितना बर्बरता से भरा हुआ है। किसान पुत्र कहलाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश में अगर किसान और उसके साथ उन्हीं के सरकार की प्रशासन और पुलिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार करे तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। ये वही जगह है जहां के दृश्यों ने पूरे देश में मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है। ये जो ज़मीन आप तकरीबन देख रहे हैं 50 बीघे की ज़मीन है, ये अतिक्रमित थी ज़मीन। इस पर वो खेती कर रहा था, तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज भी था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उसे ये बटाई पर ज़मीन दी है दरअसल वो अवैध ज़मीन है, शासन की अतिक्रमित की हुई ज़मीन है। इस ज़मीन पर प्रशासन के द्वारा एक शासकीय पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बनाया जाना था। जब ये टीम यहाँ पर आती है और अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश करती है, निश्चित तौर पर इतनी मेहनत से फसल उगी हुई आप देख रहे हैं, जब उसको मुक्त कराने की बात ये करता नज़र आता है दंपत्ति तो झड़प होती है। वो मना करता है कि हमने इतनी हसरतों से ये फसल लगाई है, कर्जा भी ऊपर से है। ऐसे में अगर इस ज़मीन को आप जेसीबी के मदद से अगर पूरा उखाड़ देंगे तो नुकसान होगा। ये तस्वीरें अगर आप देखें, जेसीबी यहाँ तक पहुँची और यहाँ से जेसीबी ने फसल उखाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद जिस घर के पीछे में खड़ा था उस घर से उन्होंने जो है कीटनाशक का डब्बा उठाया और कीटनाशक पिया। यहाँ से मारते हुए इस पूरे दंपत्ति को ले जाया गया बाहर तक, जिसके बाद उन्होंने बाहर जाकर जहर पिया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये गरीब किसान, उसके परिवार वालों पर पुलिस वालों ने जिस तरह से लाठियां बरसाई, जिस तरह से उन्हें उठा उठा कर फेंका। छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे थे, किसी का दिल पसीजा नहीं। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल कांप जाएगा, लेकिन मौके पर मौजूद अफसरों पर कोई असर नहीं हुआ। अनुराग अमिताभ ने आज गुना के इस किसान परिवार से बात की। उनसे पूछा कि किसान पति पत्नी ने जहर क्यों पिया, जान देने की कोशिश क्यों की। इस किसान ने अपनी जो कहानी बताई बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफ देने वाली है। देश के हर किसान की तरह राजकुमार अहिरवार ने फसल के लिए कर्ज लिया था। जब किसान को लगा उसकी फसल बर्बाद हो रही है, जमीन उसके हाथ से चली जाएगी, उसे लगा वो कर्ज कैसे चुकाएगा, वो जिंदा कैसे रहेगा, कहां से खाएगा, कैसे परिवार को पालेगा। और इस दुख में, इस डर में, इस खौफ में किसान और उसकी पत्नी ने जहर पी लिया। क्या वजह रही आपने जहर पिया? हमने कल देखा बच्चन के साथ बच्चन के साथ किन्होंने जमीन दोबारा नष्ट कर दी। हाँ, गेहूं चने तो पूरा नष्ट कर दो। रवि जवाहर पर वो आपको नहीं मालूम था वो जमीन अतिक्रमण जी की? नहीं जी नहीं नहीं था नहीं मालूम था। नहीं तो फिर क्या हुआ, आप पूरा बताइएगा। अगर पति होता तो मैं उसमें पैर नहीं रखता। कितने रुपए लगा दे थे? हमने लगा दिए थे कम से कम 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए लग गए थे। 5,000 की क्विंटल तो सोयाबीन लेके बोई थी बनियान से सर हमने मजदूरी कर कर। तो क्या बोले जब ये छुड़ावे आएगी हटाने हैं हमें, तो क्या बोले भी हो रहे? कौन बोले बोले सर गाली बाकी उन्होंने लाठी चार्ज कर दी। लाठी आपको मारी? हाँ साहब हमको ही मारा बहुत। हमने बोली मेरी ये देखो सर जी, पुलिस वाले साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पाँव सूजे हुए हैं। ये बताइए मीडिया कैसे आ गई? पता नहीं सर कैसे पुलिस लेके आई हो। पुलिस लेके आई? हाँ साहब, वो काली जो बोल रही थी काली तुम तो जो अपन जीसीबी चला रहे उसका जीसीबी बोले वो फोटो। और उनका हमको भी मारा ना, हमको हमारी भी वो नहीं लेने दे रही थी। किसान और उसके परिवार के साथ प्रशासन और पुलिस के लोगों को थोड़े संवेदनशील तरीके से, इंसानियत से पेश आना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने गुना में इस पूरे मामले की जमीनी स्तर पर पड़ताल की, गहराई में जाकर समझने की कोशिश की। अनुराग अमिताभ ने बताया कि गरीब किसान ने 50 बीघा जमीन बीएसपी के नेता गब्बू पारदी से किराए पर ली थी। साफ है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके, कब्जा करके बीएसपी के नेता गब्बू पारदी ने इस जमीन किसान को किराए पर दे दी थी। गरीब किसान को तो पता नहीं था ये जमीन सरकारी है, इस पर उनसे कब्जा किया हुआ है। असल में प्रशासन की वो कार्रवाई तो
गब्बू पारदी पर करनी चाहिए थी, बीएसपी के नेता पर करनी चाहिए थी जिसने जमीन पर कब्जा किया, लेकिन एक्शन हुआ गरीब किसान पर जिसने बीएसपी के नेताओं को जमीन का किराया दिया, अनजाने में दिया, खेत जोतने के लिए 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, बीज के लिए पैसे खर्च किए, और जब फसल खड़ी हुई तो प्रशासन के लोग जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 4 लड़की। आपने ये नहीं सोचा जहर पी लोगे तो क्या होगा इन लोगों क्या का? करता था? क्या करता है? जमीन होती है वो कर्जे पटा दे देते बैंक में। अब सरकार क्या बोल रही है? सरकार चले गुरे पे डाल लेंगे जो ना, रोड पे डाल लेंगे। रोड पे डाल रहे हैं। और क्या करें? अभी ये कुछ नेता भी आए थे, पैसे दिए आपको? दिए ना। कितने रुपए? अभी दिए? 1.5 लाख रुपए। जी अब देख रहे हैं कितने 1.5 लाख। तो जमीन किसने दी थी आपको? नेताजी से। नेताजी से। नेताजी, ये जिस नेताजी की बात कर रहे हैं दरअसल बीएसपी के विधायक कहे जाते हैं गब्बू पारदी, और भी उनकी ऐसी बताई जा रही है अतिक्रमित की हुई जमीन है। तो आप लोगों को किसी को भी नहीं मालूम था? हमें नहीं था सर। अभी बहू कहाँ है आपकी? बहू वहीं डरी है सर। सर बिल्कुल जाके मैंने जी हाथ पैर बांधे सर, जब जाके रात के डॉक्टर मुंह में लात दे गई, मारी को देखा उसका छोटा बच्चा ये छोटा बच्चा है। जो बच्चा कैंसर 2 दिन से भूखा प्यासा खेत पे पड़ा है सर। ये मामला सिर्फ एक किसान पर लाठीचार्ज का, पुलिस के अत्याचार का, जुल्म का नहीं है, इनमें सियासत भी घुस गई है। मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। इस इलाके में उनमें से 3 सीटें हैं, इसलिए गुना में दलित किसानों पर, अफसरों पर, पुलिस के इस बर्ताव पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने किसान और उसके परिवार के साथ हुए जुल्म को लेकर सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। कांग्रेस के नेता गुना की घटना की तुलना मंदसौर में किसानों के साथ हुई घटना से कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस मामले में रिएक्ट किया, ट्विटर पर किसान का वीडियो शेयर किया और लिखा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। मायावती ने भी इस घटना पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मायावती ने ट्वीट किया, लिखा कि अतिक्रमण के नाम पर पुलिस और प्रशासन ने दलित परिवार की खड़ी फसल को जेसीबी से बर्बाद किया और किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। यह घटना अति क्रूर और अति शर्मनाक है। गुना की 3 विधानसभा सीटों बभोरी, अशोकनगर और मुंगावली पर भी चुनाव हैं, इसलिए कांग्रेस ने मौके का पूरा फायदा उठाया। कांग्रेस के नेता आज लाव लश्कर के साथ पीड़ित किसान के घर गए, पीड़ित परिवार से मिले और किसान को 1.5 लाख रुपए की मदद भी दे दी। हालांकि किसान को मदद तो एक बहाना था, नेताओं ने पैसे हाथ में लेकर नोट की गड्डी के साथ फोटो खिंचवाई। घटना गुना की है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर और साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेरा। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बोले। कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की पहचान दलितों पर अत्याचार से हो रही है। दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की पहचान दलितों पर अत्याचार से आज होने लगा है। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है, और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है, इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। कमलनाथ के आरोपों का राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन करवाएगी, जो कानून का पालन नहीं करेगा उसे जेल भेजा जाएगा। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। बिहार में कोरोना काबू से बाहर होता जा रहा है। बिहार में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अब तक कोरोना के 21,558 केसेस आ चुके हैं, 167 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 5 दिन में
बिहार में कोरोना के 6,519 केस सामने आए हैं। आज बिहार में कोरोना के 1,385 नए मामले आए। राजधानी पटना में अब तक 2,880 केसेस सामने आए हैं। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना के दो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स एम्स और एनएमसीएच में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पटना एम्स में बदहाली के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पटना में एम्स का एक ऐसा ही वीडियो मुझे मिला है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरोना के कई मरीज ट्रीटमेंट के लिए घंटों से इंतजार करते रहे। इस वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना के पेशेंट एम्बुलेंस में 3-3 घंटे बैठे रहे। बेड खाली होने के बावजूद सीरियस पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया। ऐसी शिकायतें, ऐसे आरोप तब लग रहे हैं जबकि पटना के एम्स और एनएमसीएच को कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। ये देखिए एम्स के बाहर कोरोना पेशेंट और ये उसके एम्बुलेंस में 6 से 7 पेशेंट है। कुछ लोगों को हम लोगों ने अंदर कर दिया है और कुछ लोग पिछले 3 घंटे से एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं सिचुएशन। लाइट जलवाएं। ये देखिए इनसे सुनिए, ये कोरोना पॉजिटिव है। अब बोलिए आप। ऑपरेशन का पाइप खुल गया, सारे ब्लड निकल रहा है इधर से। निकल रहा है। तकलीफ बहुत है ना आपको, लेकिन यहाँ के डॉक्टर को कुछ नहीं है। ये है यहाँ का मैनेजमेंट। ये देखिए ये पेशेंट है, इनकी एज देखिए कितने ज़ईफ हैं, कितने बूढ़े आदमी हैं। ये देखिए कुछ पेशेंट अंदर है। पिछले 3-4 घंटे से, सिर्फ 3 घंटे से एम्स हॉस्पिटल के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ इसमें गर्मी इन लोगों को लग रही है सब कुछ, लेकिन ये लोग आईजीएमएस से पिछले 7 बजे से निकले हुए हैं। कहीं नहीं इन लोगों को बेड मिल रहा है। यहाँ पटना में 3 हॉस्पिटल होने के बावजूद, 3 हॉस्पिटल, एनएमसीएच है, पीएमसीएच है, एम्स पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट नहीं और सीट नहीं है। आखिर आप लोग बताएं कि पेशेंट कहाँ जाए जिसको इतनी तकलीफ है, जो बैठा हुआ है यहाँ। बताएं आप लोग जिसके ऑपरेशन हुआ है। हालत तो गंभीर है। हैरान करने वाला एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये एम्स हॉस्पिटल के अंदर का है, पटना का एम्स। पेशेंट के परिवार वाले कह रहे हैं कि बेड खाली है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं, लेकिन पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा। देखिए कोरोना पेशेंट को लेकर क्या है, एम्स सारा में, काउंटर खाली है। एम्स हॉस्पिटल में सारा काउंटर खाली है। सारे डॉक्टर कंपाउंडर कोई बात सुनने के लिए नहीं। देख लीजिए, देखिए सारा कैसे खाली है। अब दिखाते हैं आप बेड, और आपको दिखाते हैं। और यहाँ बेड खाली है, ऑक्सीजन का इंतजाम है, लेकिन पेशेंट को नहीं रखा जाएगा। वो सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए। ये है एम्स हॉस्पिटल का नजारा, गौर से देखिए। ये लोग हैं साइड में खड़े, बस मुंह देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, बस सिर्फ मोबाइल चल रहा है। पेशेंट को नहीं देखा जा रहा। देखिए लोगों का। एम्स हॉस्पिटल देखिए, एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ सभी को देखिए। बेड तो खाली है, यहाँ भी बेड खाली है। बिहार की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में हेल्थ सिस्टम की हालत कितनी खराब है। बिहार का सुपौल कोविड केयर सेंटर है। यहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को मरीजों का इलाज करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। बारिश की वजह से पिछले 5-6 दिन से सुपौल कोविड केयर सेंटर में घुटनों तक पानी भर गया है। हॉस्पिटल के पूरे कैंपस में पानी ही पानी है। हॉस्पिटल से पहुंचने वाली सड़क पानी में डूबी हुई है। हॉस्पिटल की पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ को आने जाने में भारी दिक्कत है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए ठेले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखकर हैरानी होती है, डर लगता है। डॉक्टर ने बताया कि वो ठेले में बैठकर आते जाते हैं और ये स्थिति तब है जबकि हॉस्पिटल में कोरोना के 2 पेशेंट भर्ती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को भी ठेले में बैठा करके हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर पानी भरे होने की वजह से एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती। परेशानी यही है कि आने जाने में दिक्कत होता है, तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है, जाते हैं। हाँ। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। कितना दिन से पानी लगा हुआ है इसमें? ये तो 6-7 दिन हो गया। पानी में जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पानी लगा हुआ है, गंद करता है। खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे? पानी इतना सड़ा हुआ है कि कुछ कहने लायक नहीं। पैदल जाते हैं, कभी कभार ठेला मिल गया कोई तो चले जाते हैं।
नहीं तो पैदल ही जाते हैं। फिर पेशेंट कितना है यहाँ? पेशेंट 6 है। ये बात सच है कि बिहार में चिकित्सा सुविधा ना के बराबर है। हॉस्पिटल में बद इंतजामी है। हॉस्पिटल में पानी भरे होने की तस्वीरें, ठेले से जाते डॉक्टर्स की तस्वीरें इस बात को साबित कर देती हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का इन्फेक्शन ऐसा है कि अगर ठीक से इलाज न किया जाए, ठीक से मरीज की देखभाल न की जाए तो फिर मौत निश्चित है। इसी को देखते हुए आज से 31 जुलाई तक बिहार को लॉकडाउन किया गया है। और मेरी बिहार के लोगों से अपील है, लॉकडाउन का पालन करें, तभी कोरोना की रफ्तार में कमी आएगी। बिहार में हेल्थ सर्विसेज ऐसी नहीं है जो कोरोना के कहर को झेल सके। अगर ये कोरोना बढ़ गया, कम्युनिटी ट्रांसफर होने लगा, तो बिहार में तबाही मच जाएगी। बिहार की बात कर रहे हैं तो एक और खबर आपको बता देता हूं बिहार की। आज ये खबर सुबह सुबह आई थी कि बिहार की गोपालगंज में एक ब्रिज टूट गया। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 महीने पहले किया था। ब्रिज गिरने की खबर को तेजस्वी यादव ने हाथों हाथ उठा लिया। पहले ट्विटर पर टूटे हुए पुल का वीडियो शेयर किया और फिर आरोप लगाया कि नीतीश राज में घोटालों की बाढ़ आ गई है। 264 करोड़ रुपए में बना 70 हाट पुल 1 महीने में गिरना इसी बात का उदाहरण है कि हर काम में करप्शन है। ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। तेजस्वी यादव ने पुल को लेकर जो आरोप लगाया उसका जवाब दिया बिहार के रोड मिनिस्टर नंदकिशोर यादव ने। उन्होंने कहा कि जिस पुल के ढहने की बात की जा रही है वो पुल नहीं टूटा है बल्कि अप्रोच रोड टूटी है। 70 घाट के पुल को कुछ नहीं हुआ है। 70 घाट पुल का अप्रोच बहुत लंबा है। उसके अप्रोच रोड में 3 माइनर ब्रिज, 18-18 मीटर के 3 माइनर ब्रिज हैं। उसमें से एक माइनर ब्रिज जो 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर है, उस माइनर ब्रिज का केवल जो अप्रोच है वो गंडक के पानी के तेज बहाव में कट गया है। पुल का भी निर्माण उसी पुल के साथ हुआ था। इस छोटी पुलिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उससे जुड़े जो अप्रोच रोड टूटा है, इसका निर्माण कब हुआ था? नहीं, एक साथ ही है, वो पुल का ही पार्ट है और उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी बनाया था। बिल्कुल उसी ने बनाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे कि पुल नहीं कहीं टूटा है, वो माइनर ब्रिज भी टूटा नहीं है। माइनर ब्रिज का अप्रोच पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। अब बताइए किसकी बात पर यकीन करें? तेजस्वी यादव के आरोप सही माने या सरकार की सफाई को सही माने? असलियत का पता लगाने के लिए मैंने पटना में मौजूद हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र को गोपालगंज भेजा। उनसे कहा कि ऑन द स्पॉट जाकर पड़ताल करें, जांच करें। जब नीतीश चंद्र गोपालगंज पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 70 हाट पुल बिल्कुल ठीक है। जिस पुल का मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले उद्घाटन किया था उसका कुछ नहीं बिगड़ा। इस वक्त आप जिस पुल की तस्वीर देख रहे हैं ये वही पुल है जिसके गिरने की बात कही जा रही है। करीब 1800 मीटर लंबे इस पुल को कुछ नहीं हुआ है। ये ब्रिज पूरी तरह ठीक है, इस पर ट्रैफिक नॉर्मल है, लेकिन कुछ तो टूटा होगा। तस्वीरें तो हैं। तो फिर जिस ब्रिज के टूटने की बात की जा रही है वो कौन सा पुल है? ब्रिज टूटा है या रोड टूटी है, इसकी भी जांच की गई। नीतीश चंद्र स्पॉट पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जिस पुल के टूटने की बात की जा रही है वो अप्रोच रोड पर बना पुल है। यहां भी पुल नहीं बल्कि पुल से जुड़ी सड़क का कटाव हुआ है। गोपालगंज में अब मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जहां का वीडियो सामने आया था।
जिसके बारे में ये कहा गया कि 70 घाट का पुल टूटा है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दाहिनी तरफ 70 घाट का पुल है, वहाँ पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ से होकर मैं आया हूँ और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर टूटा हुआ दिख रहा है ये जगह गोपालगंज में है और यहाँ पर आप देखें किस तरह से काफ़ी दूरी में कटा हुआ है। पानी का दबाव बढ़ा गंडक नदी में और इस वजह से यहाँ पर कटा हुआ है। यहाँ पर सड़क का एक हिस्सा बह गया है और उसके ठीक पहले एक छोटा पुल है, करीब 18 मीटर पुल है और ये पुल आप देखें उस पुल का जो आखिरी सिरा है वो हमें दिखाई दे रहा है। अभी लगातार कटाव हो रहा है और आप देखिए किस तरह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, लगातार कटाव हो रहा है और इसी कटाव की वजह से ये जो सड़क है बाधित हो गई है। एक महत्वपूर्ण सड़क जो कि गोपालगंज को कई दूसरे ज़िलों से जोड़ती है, लेकिन लगातार कटाव हो रहा है और हालांकि यहाँ पर कोशिश की जा रही है उसे दुरुस्त करने की, लेकिन जिस तरह से कटाव है ऐसे में काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर आप देखें काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो किनारे हैं, बोरों में जो है रेत को भरकर उसे कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से कटाव हो रहा है ये दायरा और बढ़ता जा रहा है। जो जितनी चौड़ाई में अभी सड़क हमें कटी हुई दिखाई दे रही है ये दायरा जो है वो और आगे बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ देखें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर आप देखें मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसे दुरुस्त किया जाए। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2 दिनों में इस रोड को चालू कर दिया जाएगा। कल रात ट्विटर पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। जिनका ट्विटर अकाउंट हैक किया गया उनमें अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इन अकाउंट्स के जरिए ट्वीट किया गया कि आप बिटकॉइन के जरिए पैसा भेजिए, हम आपको डबल पैसा वापस देंगे। ट्वीट में बराक ओबामा की तरफ से ये लिखा गया कि अब वक्त आ गया, हमने समाज से जो कमाया है उसे वापस लौटाएं। बिल गेट्स की तरफ से इस ट्विटर अकाउंट को लेकर जो बातें कही गई, पता ये चला कि इन अकाउंट्स की जो जानकारी है उसके मुताबिक हैकर्स ने ये हैकिंग ट्विटर के इंटरनल टूल एक्सेस करने के बाद की। पहले किसी कर्मचारी को टारगेट किया गया और फिर उसके जरिए एडमिन टूल एक्सेस किया गया। हालांकि ट्विटर ने अभी तक किसी कर्मचारी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन यह जरूर कहा कि यह हैकिंग एडमिन टूल एक्सेस के जरिए हुई। जब हैकर्स ने बराक ओबामा और बिल गेट्स जैसी शख्सियतों के अकाउंट हैक कर लिए तो दुनिया भर के लोगों के मन में डर है, सवाल है, ये हुआ कैसे। ट्विटर ने अपने लेवल पर इसकी जांच की। अब तक जो सामने आया उसके मुताबिक इस काम में ट्विटर के किसी एम्प्लॉय ने हैकर की मदद की है। उसने ही हैकर को इंटरनल टूल्स और सिस्टम की जानकारी दी, उसके बगैर यह नहीं हो सकता था। साइबर एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि बिना इनसाइडर की मदद इस तरह की हैकिंग को अंजाम नहीं दिया जा सकता। हैकर बहुत ही शातिर था कि हैकर ने सब लोगों के अकाउंट का कोई डेटा नहीं लिया, पर जितने भी वेरीफाइड और जितने सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स है जो यूएस के है उनके अकाउंट को टारगेट करके उन्होंने मैसेज डाल दिया कि वी आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, आप हमें जितना डोनेशन दे सकते हो उन डोनेशन को उसका डबल आपको वापस मिलेगा। और उसका फिर परिणाम क्या हुआ, क्या हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने डोनेट किया? उसका परिणाम आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन जस्ट 2 आवर्स ऑफ द टाइम, यानी कि 4 बजे कल शाम के यूएस के टाइम पे ये स्कैम चालू हुआ और 2 घंटों के अंदर, क्योंकि उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग किया, एक साथ सबके मैसेजेस उसने बदलना स्टार्ट नहीं किया। पहले एक को टारगेट किया, दूसरे को टारगेट किया, तीसरे सेलिब्रिटी को एक साथ नहीं किया, क्योंकि अगर एक साथ करता तो ट्विटर को कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट या तो ब्रीच का कोई यहाँ जो ये डेटा क्या दिखा रहा है, ये उस हैकर का अकाउंट? ये डेटा में आप सबसे पहले जो देख रहे हो वो है एड्रेस, यानी बिटकॉइन में एक एड्रेस होता है जिसमें वो एड्रेस में पता नहीं चलता आप किसको पैसा भेज रहे हो, बट उसने किया कि आप ये एड्रेस पे पैसा भेजो। आप देख सकते हो कि 376 ट्रांजैक्शन हुए, अगर आप उसको उस पीरियड के दौरान 376 ट्रांजैक्शन हुए, एंड अगर उसका टोटल वैल्यू आप देखो तो 87 लाख, 88 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास रुपए
पास लोगों ने 2 घंटे के अंदर उसने ट्रांजैक्शन कर दी। इंटरेस्टिंग चीज ये था, एक बाजू ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, आप अभी देख रहे हो, वो सेंड कर रहा है, मतलब वो आगे भेजता भी जा रहा है, वो आगे कहीं और भेजता जा रहा है, यानी कि उसके जो फ्रॉड के जितने भी पैसे आ रहे हैं वो पैसे अपने अकाउंट में ना रख के वो कहीं और अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है। और अगर आप ये एड्रेस को गूगल में भी डालोगे तो गूगल में आपको सबसे पहले उसको मैसेज दिखाएगा, राइट, कि प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस। अच्छा, अब ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है, यानी कि ये वेबसाइट रजिस्टर हो चुकी है इस एड्रेस की, यानी कि कोई भी बंदा अगर ट्रांजैक्शन करेगा या कुछ भी करेगा तो वो सबसे पहले वो पर्टिकुलर गूगल में जाके चेक करेगा कि इसमें कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, किसी को वापस मिले हैं, नहीं मिले हैं। तो गूगल ने ये इन्फॉर्मेशन आपकी आती है कि डोंट सेंड एनी बिटकॉइन एड्रेस, क्योंकि इस एड्रेस पे से आपको कोई बिटकॉइन मांगे। मुंबई में आज भी रुक रुक कर बारिश होती रही। इसकी वजह से मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में इमारतें गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए। पहला हादसा साउथ मुंबई के फोर्ट इलाके में हुआ। यहां भानुशाली नाम की 5 मंजिला बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग मलबे में दबे हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने फोर्ट इलाके में जाकर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को रिव्यू किया। दूसरा हादसा मुंबई के मलाड में हुआ। यहां एक 2 मंजिला मकान गिरा और इसकी चपेट में आकर अगल बगल के 2 मकान भी गिर गए। हादसे में भी 2 लोगों की मौत हो गई। यहां मलबे में फंसे लोगों को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया।